नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के ठाणे में बीती रात हुए भीषण अग्निकांड से अंबरनाथ में फार्मा फैक्ट्री में आग लगी है। फार्मा फैक्ट्री और कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं। आग बुझाते वक्त धमाकों की आवाज भी आई। आग लगने की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप आग की लपटों को देखिए। और ये तस्वीर है ठाणे के अंबरनाथ की, जहां पर फार्मा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फार्मा फैक्ट्री और कई गाड़ियां जलकर राख हो गई और जिस वक्त यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, आग बुझाने की कोशिश चल रही थी, उस वक्त धमाकों की आवाज भी सुनी गई है। हालांकि आग किस वजह से लगी, इस बात की जानकारी अभी नहीं लग पाई है। लेकिन आप देखिए आग कितनी भीषण थी कि तमाम कोशिशों के बाद भी ये फार्मा फैक्ट्री जलकर राख हो गई। और आप देखिए धमाके की आवाजें भी बीच में सुनी गई। तो ये ठाणे के अंबरनाथ की तस्वीर है। जल गया भाई, जल गया। अरे बाप रे बाप, पूरा लाइन ले गए तो, और गाड़ी जल गया यार, दोनों बेचारे का। हाँ यार, पानी है ही नहीं उसमें, बराबर है। हाँ, प्रेशर नहीं है उसमें तो देखा आपने किस तरीके की तस्वीर है और धमाके की जोरदार आवाजें यहां पर सुनी जा रही हैं। ठाणे के अंबरनाथ की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फार्मा फैक्ट्री भीषण आग की चपेट में फंसी और देखते ही देखते तमाम कोशिशों के बाद भी ये फैक्ट्री जलकर राख हो गई। जल गया भाई, जल गया। अरे बाप रे बाप, पूरा लाइन ले गए तो, और गाड़ी जल गया यार, दोनों बेचारे का। हाँ यार, पानी है ही नहीं उसमें, बराबर है। हाँ, प्रेशर नहीं है उसमें तो जल। तो आप देखिए किस तरीके से वहां पर तस्वीरें बनी, धमाके की आवाज आ रही है। और जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, पानी में प्रेशर भी ठीक से नहीं देखा गया। महाराष्ट्र की अब सियासत की बात कर लेते हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर बरकरार सस्पेंस की बात करते हैं। एक बार फिर एकनाथ शिंदे को कमान या फिर इस बार देवेंद्र फडणवीस का फाइनल होगा नाम। नतीजे आए और ये तय हो गया कि सरकार प्रचंड जीत हासिल करने वाली महायुति की बनेगी। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। लगातार कयासों और अटकलों का दौर जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा भारी है। सूत्रों की माने तो आरएसएस फडणवीस को सीएम बनाने के पक्ष में है। फडणवीस आरएसएस और बीजेपी की पहली पसंद है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस की दावेदारी को मजबूत करने वाली एक और बड़ी यह भी वजह है कि फडणवीस के नाम पर अजित पवार को भी कोई ऐतराज नहीं है। महायुति की महाविजय के बाद मुंबई में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के विधायकों का जमावड़ा लग रहा है। मुंबई में अचानक सरकारी कार्य बढ़ गई हैं। महीनों की चुनावी थकान दूर हुई, अब सरकार बनानी है। मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करनी है, मंत्रालय फिक्स करने हैं, 2 दिन बहुत गुणा भाग करना है। तीनों पार्टियों के दफ्तरों में बैठकों के कई राउंड चल रहे हैं। मुंबई से दिल्ली तक सारे नेता फुल चार्ज हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी सस्पेंस की चादर में पड़ा हुआ है कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। पता सबको है कि ये सब ऊपर के लेवल पर तय होना है। फिर भी अपने अपने नेताओं का नाम किसी न किसी तरह से प्रपोज करके सारे नेता माहौल बना रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में अकेले 132 सीटें जीती हैं, जबकि 57 हासिल करके शिवसेना जीत का सेहरा शिंदे के सर पर बांध रही है। भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े हैं, हम तो चाहेंगे ना कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। हमारी तो दिलो दिल मांग रहेगी कि वो बन जाए मेरे प्रति, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा एफर्ट लिया। चुनाव से पहले तीनों पार्टियों के नेता दावे कर रहे थे कि हमारा सीएम होगा, लेकिन कल से मामला संतुलित है। एक ही लाइन कही जा रही है, मिलकर बैठकर तय होगा। सीएम चुनना बड़ी बात नहीं है। तीनों पार्टियों के नेता मिलकर केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जो है उसमें सारी चर्चा होगी
अभी वो चर्चा करना नेतृत्व का सवाल है, नेतृत्व चर्चा करता है, तो मुझे लगता है जब भी बैठक होगी इसमें निर्णय होगा। सीएम पर मुख्य मुकाबला एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच ही है। आज मुंबई में कई पोस्टर भी एक तरह से पुष्टि करते दिखे कि जो भी तय होना है इन दोनों के बीच ही तय होना है, यही दावेदार हैं। महायुति में अजित पवार सीटों के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। पहले से ही बहुत कम चांस थे कि वो भी कभी सीएम हो सकते हैं। आज एनसीपी अजित ने अजित पवार को विधायक दल का नेता चुना। उसके बाद छगन भुजबल ने एक नई सनसनी छोड़ दी कि भला अजित पवार सीएम क्यों नहीं हो सकते? सीटें कम है तो क्या, स्ट्राइक रेट तो उनका भी कम नहीं है। दादा भी तो हो सकते, उनका भी तो स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा है भाई। क्या अब जो है ये तीनों बैठकर जो है जो भी चर्चा होगी वो सबको जो है मान्य है। खबरें हैं कि सस्पेंस सिर्फ सीएम पर ही है। सरकार का फॉर्मूला वही होगा जो पिछली बार था, यानी सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम। संभव है कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के साथ सिर्फ दोनों उप मुख्यमंत्री ही शपथ लें। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनता है, देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। इस बीच बीती रात मुंबई में ताज होटल में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक दल की बैठक हुई। इसमें एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया और मीटिंग के लिए पहुंचे शिंदे का शानदार स्वागत हुआ। उन्हें सीएम बनाने के लिए नारे भी लगे। तो ये विधायक दल की बैठक हुई, एकनाथ शिंदे को नेता चुना गया विधायक दल की बैठक में, और उसी समय जो विधायकों का स्वागत हुआ वहां पर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के नारे भी लगे। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। एकनाथ जी शिंदे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कैसा हो, शिंदे साहब जैसा हो। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कैसा हो, शिंदे साहब जैसा हो। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। तो सुना आपने, जब 57 विधायक जो चुने गए हैं उनका स्वागत हुआ, विधायक दल की बैठक हुई। उससे पहले जब मुंबई के ताज होटल पहुंचे एकनाथ शिंदे तो वहां पर नारेबाजी हुई कि मुख्यमंत्री शिंदे जैसा ही होना चाहिए। और अब आज की बात करते हैं बड़ी खबर की। आपको बता देते हैं, खबर यह है कि आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और यह सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सत्र में सरकार वक्फ बिल समेत 16 बिल पेश करेगी और विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। मणिपुर और अदानी मुद्दे पर घेरा जाएगा, जिसका संकेत विपक्ष की ओर से सर्वदलीय बैठक में दे दिया गया है। तो संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। कुल 19 बैठकें होंगी इसमें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सत्र भी हंगामेदार रहेगा। इस बात के पूरे आसार हैं। जिस तरीके से तेवर विपक्ष के नजर आ रहे हैं, इस सत्र में सरकार वक्फ बिल समेत 16 बिल पेश करेगी और विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। खासतौर से मणिपुर और अदानी मुद्दे पर घेरने की बात सामने आ रही है और उसका संकेत सर्वदलीय बैठक में मिला है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। महाराष्ट्र की प्रचंड जीत पर बोलते हुए पीएम मोदी ने संसद सत्र का ट्रेलर भी दिखा दिया। शीत सत्र के दौरान सरकार वक्फ संशोधन बिल को पारित कराने की कोशिश करेगी। शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह का आखिरी दिन से पहले रिपोर्ट को टेबल करना है। अगर किसी कारण से कुछ दिन डिले होता है तो फिर सदन में परमिशन लेकर के उसका टाइम बढ़ाया जा सकता है। हालांकि विपक्ष को नहीं लगता कि इस सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। जेपीसी की रिपोर्ट नहीं आई, बिल कैसे ले आए? कुरान का फैसला है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद का फैसला है कि नमाज का जिक्र दस्तूर के अंदर नहीं है, हज का नाम दस्तूर के अंदर नहीं है,
ज़कात का नाम तो स्कूल के अंदर नहीं है, रमजान के रोजों का नाम तो स्कूल के अंदर नहीं, इसलिए हर चीज को मिटा दिया जाए। ये क्या चीज है? दूसरी तरफ कांग्रेस अमेरिका में अदानी ग्रुप के खिलाफ केस और मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर भी सरकार को संसद में घेरने की तैयारी में है। विपक्ष नहीं कह रहा है, अमेरिका की अदालत कह रही है, न्यूयॉर्क में कह रही है, उनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कह रहा है। उसके बाद भी अगर सरकार न ले तो ये बात साबित हो जाएगी सरकार को ये सिर्फ मिनिस्टर्स नहीं चला रहे हैं, अडानी चला रहा है। संसद के शीत सत्र में कल प्रियंका गांधी की भी एंट्री होगी। वायनाड में 4 लाख से ज्यादा वोट से जीतने के बाद प्रियंका लोकसभा सांसद की शपथ लेंगी। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। तो ये सत्र शीतकालीन जरूर है, लेकिन ये गर्म रहेगा, इस बात के पूरे संकेत हैं और उसके बयान भी सामने आ रहे हैं। संभल में कैसे भड़की हिंसा की आग। जामा मस्जिद से तकरीबन जो है वो 50 कदम की दूरी पर ये गली है और यहाँ पर इस पूरी गली में ये जो पत्थर हैं और जो ईंटें हैं यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं। सर्वे के दौरान किसने छेड़ा खूनी संग्राम। पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले मुजरिम कौन। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है। उपद्रवियों के हमले पर क्या है पुलिस की थ्योरी। अपना भविष्य चक्कर में नेताओं के तो 3 ग्रुप बल्कि वहाँ पे थे 3 तरफ से, उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। भीड़ पर गोलियां दागने वाले गुनहगार कौन। संभल हिंसा की जांच जो है वो अब तेज हो गई है। जामा मस्जिद के इलाकों में जहां पर पथराव देखने को मिला था वहां पर जो इमारतें हैं वहां उनमें जो सीसीटीवी लगा हुआ है उनके फुटेजेस जो है वो इकट्ठा करने की कवायद जो है वो यूपी पुलिस के जवानों की तरफ से की जा रही है। फायरिंग में हुई मौत का जिम्मेदार कौन। मेरा बच्चा तो अच्छा खासा सौदा लेने गया था दुकान का और वहाँ को निकल गया होगा जुम्मा मस्जिद पे को, वहाँ से क्या पता क्या हुआ भाई। बवाल के बाद एक्शन में पुलिस फोर्स। ये भी एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी जिसको यहाँ पर बलवाइयों और दंगाइयों ने यहाँ पर जो है वो आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों को पुलिस का फाइनल अल्टीमेटम। अपना भविष्य चक्कर में नेताओं के अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। हिरासत में आरोपी, जांच मुकम्मल होगी। संभल कांड पर सियासी उबाल, नेता ठोक रहे तार। देश में ये जिहादी आंदोलन, जिहादी वाले लोग जो शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र को खत्म करके, ये संभल की घटना उसी मानसिकता का द्योतक है। कानून का पालन करना पड़ेगा, ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता। संभल के शोले, विरोध या प्रयोग। तो संभल हिंसा में 3 लोगों की मौत के बाद विवाद और बढ़ गया है। सवाल उठ रहा है कि तीनों को गोली किसने मारी। परिजन और विपक्षी नेता पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं और पुलिस आरोप से इनकार कर रही है। सवाल यह भी है कि जब कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था तो पत्थरबाजी की नौबत आखिर क्यों आई। संभल में ये आग किसने लगाई है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि हिंसा प्रभावित इलाकों में तनाव बरकरार है।
भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है और हिंसा के आरोप में पुलिस ने अब तक 21 लोगों को पकड़ा है। इस बीच एहतियातन आज संभल और आसपास के इलाकों में स्कूल बंद किए गए हैं 12वीं तक के। अफवाहों पर नकेल कसने के लिए इंटरनेट सेवा भी 24 घंटे के लिए बंद की गई है। अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। 3 मोटरसाइकिल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये भी एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी। इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं, उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पर पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पर आग लगाया। मेरा बच्चा तो अच्छा खासा सौदा लेने गया था दुकान का, और वहाँ को निकल गया होगा जुम्मा मस्जिद पे को, वहाँ से क्या पता क्या हुआ। संभल की जामा मस्जिद इलाके की छोटी छोटी गलियों की हम आपको एक बार तस्वीर दिखा दें कि इस तरह से पत्थरों से जो है वो पटी हुई है। संभल में हिंसा के बाद शांति है, लेकिन पत्थरबाजी और आगजनी की ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि इस आगजनी के पीछे कौन है। संभल को हिंसा में झोंकने की साजिश किसकी है? बिलाल, नईम और कैफ को किसने गोली मारी? संभल की शाही जामा मस्जिद का पहला सर्वे 19 नवंबर को हुआ था, लेकिन उस दिन भीड़ तो आई पर कोई हंगामा नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 24 नवंबर की सुबह जब दूसरी बार मस्जिद का सर्वेक्षण हो रहा था तो पत्थरबाजी और आगजनी होने लगी? इसी सवाल का जवाब पुलिस तलाश रही है। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। भीड़ बहुत अधिक हो गई थी। कुछ स्थानीय लोग थे, कुछ थोड़ा आसपास से आए थे, 5 से 10 किलोमीटर से। स्पॉन्टेनियस से ज्यादा मुझे कुछ सुनियोजित। संभल के जिला अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी और जब सुबह के वक्त मस्जिद का दोबारा सर्वे करने टीम पहुंची तो प्लान के तहत ये सब कुछ किया गया। यह हिंसा कब और कैसे शुरू हुई उसकी टाइमलाइन समझने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस का आरोप है कि उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को पहचान कर उसमें आग लगाई। इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं, उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पर पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पर आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर मौजूद SP पत्थरबाजों को समझाते दिखे। वो पत्थर फेंकने वालों को समझा रहे थे कि कुछ लोगों के भड़काने पर नौजवान अपना भविष्य खराब न करें। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। पत्थरबाजों ने SP की बातें नहीं मानी और पुलिस की टीम पर लगातार पत्थर फेंकते रहे, गाड़ियों में आग लगाते रहे। नतीजा, संभल जामा मस्जिद के पास खड़ी पुलिस की गाड़ियां धू धू कर जल गई। है कि किस तरीके से जो बलवाई हैं, जो दंगाई हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और फिर जो है वो ताबड़तोड़ यहाँ पर पत्थर जो है वो भी यहाँ पर बरसाने लगे और रास्ते में जो भी गाड़ियाँ, जो भी वाहन जो है उन्हें दिखाई दिए उनको जो है वो आग के हवाले कर दिया। मकसद जो है वो यही था कि किसी तरीके से जो शांति व्यवस्था है, जो कानून की प्रक्रिया है, उसमें बाधा डाला जाए। ABP न्यूज की टीम शाही जामा मस्जिद के आसपास की जिस गली से गुजर रही थी, चारों ओर ईंट और पत्थर दिखाई दे रहे थे। बोरियों से भरकर ईंटें लाई गई थी। छोटी गलियों में कितने बड़े बड़े पत्थर जो है वो अभी भी यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो इससे जाहिर तौर पर यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इलाके की ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहाँ से ये पत्थर जो है वो फेंके जा रहे थे और ये पत्थर जो है वो अब जो जामा मस्जिद के आसपास की जो छोटी और संकरी गलियाँ हैं वहाँ पर जो है वो किस तरीके से इकट्ठा हो गए हैं। आप देखिए कि पूरी की पूरी जो सड़क है वो यहाँ पर इस तरह से पत्थरों से जो है वो पटी हुई है। इस बीच खबर आई कि गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है
और इस हंगामे में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये तस्वीरें हिंसा में मारे गए बिलाल, नईम और कैफ की हैं। तीनों की गोली लगने से मौत हुई है और पुलिस वाले जख्मी। 3 ग्रुप बल्कि वहाँ पे थे, 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, हमारे पुलिस अधीक्षक हैं उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं। 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम हैं नईम जो कोट करवी से है, बिलाल जो सराय तरीन से है और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। पुलिस का आरोप है कि हिंसा में महिलाओं और नौजवानों का इस्तेमाल किया गया। उन्हें आगे कर पुलिस को निशाना बनाया गया। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है जिसमें जाने भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थीं। बोरियों में रखी ईंटें इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये हिंसा अचानक नहीं हुई। पहले से लोगों को तैयार किया गया था और जगह जगह ईंट पत्थर रखे गए थे। सुबह करीब 7:30 बजे सर्वे की टीम जब शाही जामा मस्जिद पहुंची तो वहां कुछ ही लोग मौजूद थे। किसी को अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी हिंसा हो सकती है, लेकिन शायद साजिश रचने वालों ने 19 नवंबर के बाद उपद्रव करने का प्लान बनाया होगा, क्योंकि 19 नवंबर की रात में एडवोकेट कमिश्नर की टीम ने जामा मस्जिद का 2 घंटे तक सर्वे किया। 21 नवंबर को मस्जिद के पास कैमरे लगाए गए। 22 नवंबर के दिन कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज अदा की गई और 24 नवंबर की सुबह दोबारा सर्वे करने पहुंची टीम पर पथराव किया गया, लेकिन पत्थरबाजी सर्वे शुरू होने के दौरान नहीं हुई। संभल की शाही जामा मस्जिद पर इस वक्त सर्वे का काम चल रहा है। शाही जामा मस्जिद है ये, इसका ये दूसरा गेट है और जो पुलिस सुरक्षा है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भारी पुलिस फोर्स जो है शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ जो है वो लगाई गई है। यानी सुबह 8 से 9 बजे तक यहाँ पर शांति थी, लेकिन जगह जगह पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था। गलियों में भी बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। शायद यही वजह है कि सर्वे की शुरुआत में कोई हंगामा नहीं हो पाया। सर्वेक्षण सुबह 7:30 बजे से करीब 10 बजे तक किया गया और इस सर्वेक्षण के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई और उसके बाद अब सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण के दौरान हिंसा करीब 10 बजे भड़की, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मस्जिद तक पहुंचने से रोक दिया। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहाँ पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शुरुआत में पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा था। मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे, पुलिस ने उनको दूर किया और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। संभल हिंसा पर राजनीति शुरू हो गई है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने 3 लोगों की मौत पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस फायरिंग में मौत होने का आरोप लगाया, जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि पुलिस की ओर से आरोपों को सिरे से नकार दिया गया है, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी धांधली पर चर्चा को दबाने के लिए ये विवाद कराया गया है। देश के अंदर माहौल को खराब करने की कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो बहुत खराब है। उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन हमारे देश में है। इस तरह की बातें करके क्यों हमारे बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक टेंशन पैदा किया जाता है। चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रयास गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम दी। समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं। अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से उन्होंने हमला किया। संभल में इस शाही जामा मस्जिद की जगह मंदिर था या नहीं, अदालत सर्वे करवाकर तथ्यों के आधार पर इस मामले की सुनवाई करना चाहती है।
लेकिन हिंसा के बाद अब संभल में भी मंदिर मस्जिद वाली सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने संभल की घटना पर राय देते हुए कहा कि एक हैं तो सेफ रहेंगे। अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस हमारे देश में ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे जाना ही अलाउड नहीं है इवनिंग के बाद। मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होकर इस चीज की निंदा करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे सरकारी तंत्र पर हमला बताया है। अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है। जो लोग कानून को हाथ में लेंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना। कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने संभल में जानबूझकर विवाद करवाया है। ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सरकार पर सवाल उठाया है। वो हिंसा के पीछे प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रही है। संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफी तनाव की स्थिति व्याप्त थी। उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। साथ ही इस मामले को देश तोड़ने की कोशिश से जोड़ दिया। बहुत दुखद है और इस प्रकार के विवादों को पैदा कर देश के अंदर माहौल को खराब करने की कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है। सर्वे क्यों हो रहा है, पहली बात तो ये मैं मालूम करना चाहता हूँ। क्या उस मस्जिद को डिमोलिश किया जा सकता है? हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। भाई संभल में सर्वे के लिए जो टीम गई है, ये न्यायपालिका के आदेश पर गई है। न्यायपालिका को आप मानेंगे नहीं, निर्वाचन आयोग को मानेंगे नहीं, संविधान को आप मानेंगे नहीं। अरशद मदनी ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे मजहब को जो हमारा हक है उसको छीना जा रहा है। पहले बाबरी मस्जिद का मसला हो चुका है, फिर उसके बाद दूसरा मसला बनारस के अंदर चल रहा है। ये मुल्क के आने वाले दिनों के अंदर मुल्क के लिए बहुत तकलीफ दे चीज़। कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी महाराज के दावे के बाद संभल में मंदिर मस्जिद विवाद की शुरुआत हुई। ये मस्जिद नहीं है, संभल में हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर की पुनर्प्राप्ति के लिए ये दावा दायर किया है। हिंदू मंदिर तोड़कर ये ढांचा तैयार किया गया है। हिंदू पक्ष ने 19 नवंबर को सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर कर सर्वे की मांग की थी और 19 नवंबर को ही कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर सर्वे करवाने का आदेश दिया। ऑर्डर जारी होते ही उसी रात एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव अपनी टीम के साथ सर्वे करने जामा मस्जिद पहुंचे और मुआयने के बाद लौट आए। दूसरी बार फिर से अपनी टीम के साथ पहुंचे। सर्वे टीम को देखकर भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते वहां मौजूद लोग उग्र होने लगे और तनाव की स्थिति बन गई। सर्वे का विरोध कर रहे लोगों के बीच से पत्थरबाजी शुरू हुई और इस हिंसा में नोमान, बिलाल और नईम नाम के 3 युवकों की मौत हो गई। सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज़ ये है कि सर्वे में कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ के साथ छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए, क्योंकि वहाँ पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए, जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत में हैं। फिलहाल मौके पर शांति है और उपद्रव करने वालों की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई में प्रदूषण के चलते लगी ग्रेड 4 पाबंदियों को लेकर बात होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना सकता है कि ग्रेड 4 लागू रहेगा या फिर इसे हटाया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।